Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 5 part 2 of requirements elicitation. In the previous lecture we discussed about specification and analysis model. That both specification and analysis models are basically parts of, or we can say are work product of requirement elicitation. तो ये बेसिकली दोनों रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की ही वर्क प्रोडक्ट है. ठीक है, एलिसिटेशन के स्टेप में ये दो वर्क प्रोडक्ट्स आ सकती हैं. सो वी डिस्कस्ड दैट दीज बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग, लाइक सेम नॉलेज, सेम इंफॉर्मेशन, same requirements. Specification also describes same requirements. Analysis, or we can say modeling, this analysis model, basically this analysis model, or we can say it's diagrams that are the part of SRS or part of specification. So basically same information होती है जिस पे specification भी काम करता है और एनालिसिस मॉडलिंग भी होती है, लेकिन सिर्फ उस नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है. जैसे मॉडलिंग में हम डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू ये काम कर सकते हैं और स्पेसिफिकेशन में हम लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू हम डिफरेंट सेंटेंसेस के थ्रू डिस्क्रिप्शन दे के हम रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन ओवरऑल एक ही चीज़ होती है. ठीक है, जस्ट इसमें नोटेशन है, किसी में लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का वे डिफरेंट होता है. हमने कहा था एनालिसिस मॉडल इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपर्स एंड स्पेसिफिकेशन इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर या कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, सो बेसिकली दोनों एस्पेक्ट्स देते हैं, एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम को बताते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि दे बोथ अकर आइट्रेटिवली एंड कॉन्करेंटली. ठीक है, कॉन्करेंटली और आइट्रेटिवली ये दोनों काम कर रहे होते हैं, साथ साथ चलते हैं और आइट्रेशंस में काम हो रहा होता है. अब आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हम फर्ब्स मॉडल देख रहे थे उसको स्टार्ट करेंगे. एस्पेक्ट्स ऑफ द सिस्टम दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. ठीक है, फंक्शनैलिटी से ये रिलेटेड नहीं है. फिर ये किससे रिलेटेड है? Apply to many different aspects of the system, from usability to performance, functionality, usability, reliability, performance and supportability. So basically ये non-functional requirements में ये HP ने organization में HP ने Hewlett Packard ने ये मॉडल दिया था FURBS मॉडल, which is basically representing some non-functional requirements. इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स हैं जो डिफरेंट लोगों ने प्रपोज किए हैं, जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं. लेकिन जो फर्ब्स मॉडल है, तो फर्ब्स मॉडल में जैसे यूजेबिलिटी है. ठीक है, हम इंडिविजुअली सारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं. यूजेबिलिटी मीन्स ईज ऑफ यूज. सॉफ्टवेयर को यूज करना जितना ज्यादा आसान है, वी कैन से कि फर्ब्स मॉडल में एक उसकी यूजेबिलिटी उतनी ज्यादा है. ठीक है, अच्छा, उसके बाद यूजेबिलिटी के बाद रिलायबिलिटी. ठीक है, रिलायबिलिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू सिस्टम फेलियर, कि हाउ मच टाइम सिस्टम विल वर्क करेक्टली अंडर abnormal circumstances, or we can say or stressful behavior, stressful environment. उसमें कितने टाइम तक हमारा सिस्टम नॉर्मल बिहेव कर सकता है, दैट इज बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिलायबिलिटी. और इसके लिए मेट्रिक भी हमने स्टडी की हुई है, MTBF वाली. ठीक है, जिससे हम मेजर करते हैं रिलायबिलिटी को. अच्छा, उसके अलावा फिर नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी इज परफॉर्मेंस. सो परफॉर्मेंस में हम क्या चीज देखते हैं? परफॉर्मेंस में वी कैन मेजर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ, या यू कैन से परफॉर्मेंस इज measured in terms of response time. बेसिकली रिस्पॉन्स टाइम की बेसिस पे हम मेजर कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा है सिस्टम की. ठीक हो गया. अच्छा, उसके बाद देन इज सपोर्टेबिलिटी. अब सपोर्टेबिलिटी को देखने के लिए हमें 2-3 चीजें और भी देखने की जरूरत है. बेसिकली सपोर्टेबिलिटी में 3 डिफरेंट, सपोर्टेबिलिटी का मतलब है आफ्टर डिप्लॉयमेंट हम चेंज की बात कर रहे हैं. ठीक है,
सो सपोर्टेबिलिटी में भी आगे पर्टिकुलरली 3 चीजें आती हैं. वन इज अडेप्टेबिलिटी, सेकेंड वन इज मेंटेनेबिलिटी, एंड द थर्ड वन इज पोर्टेबिलिटी. ठीक है. सो सपोर्टेबिलिटी का मतलब है कि हम चेंजेस के साथ किस तरह से इसको अडेप्ट करते हैं. अडेप्टेबिलिटी का मतलब है द डिग्री टू विच a system will comply or will adjust in additional you can say application domain concepts. ठीक है. कि मजीद जो एप्लीकेशन डोमेन जिसमें यूज होगा, ठीक है, उसके चेंजेस को या उसका जो एनवायरनमेंट है उसके साथ हमारा सॉफ्टवेयर कितना ज्यादा कंप्लाई कर रहा है, वो बेसिकली हमारा इस केस में आता है अडेप्टेबिलिटी में आता है. ठीक है. कि चेंजेस को जो प्लेटफॉर्म है या जो एप्लीकेशन डोमेन है उसमें अगर चेंजेस आएंगे तो क्या हमारा सॉफ्टवेयर उसके साथ अडेप्ट करेगा. अगर करेगा तो इट मींस सिस्टम इज अडेप्टेबल टू चेंजेस इन द टारगेटेड एनवायरनमेंट. ठीक है. इसी तरह से मेंटेनेबिलिटी में वी कैन से कि मेंटेनेबिलिटी इज चेंज आफ्टर डिप्लॉयमेंट. ठीक है. अगर हमने डिप्लॉय कर दिया एक दफा अपने सिस्टम को और उसके बाद हम उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, वो बेसिकली मेंटेनेबिलिटी के अंडर आएगा. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हम अपने मॉड्यूल में डिवाइड कर लेंगे अपने कोड को या अपना प्रोग्राम अगर हम मॉड्यूलर बनाएंगे तो उसमें चेंज करना उतना ज्यादा आसान होगा. ठीक है. पोर्टेबिलिटी बेसिकली मीन्स वी हैव टू चेंज platform or our software from one platform to another. ठीक है. we have to change from one platform to other. तो अगर हमने प्लेटफॉर्म चेंज करना है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ लेके आना है, तो वो पोर्टेबिलिटी में आ जाएगा. सो ये 3 चीजें हैं सपोर्टेबिलिटी के अंदर. अडेप्टेबिलिटी है, मेंटेनेबिलिटी है और पोर्टेबिलिटी है. अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि हम किसी एडिशनल एप्लीकेशन डोमेन के अंदर चेंजेस के अंदर या कह सकते हैं किसी नई डोमेन में अगर लेके गए हैं अपने सिस्टम को, जिस डोमेन में डिप्लॉय किया था उसके अंदर कोई चेंजेस आ रही है तो उसको कैसे अडेप्ट करेगा. ठीक है. मेंटेनेबिलिटी का मतलब है कि हम उनको चेंजेस को एक दफा अपने डिप्लॉय करने के बाद, अपने सिस्टम को डिप्लॉय करने के बाद, अब अगर सिस्टम में कोई चेंजेस करने की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल कोई नया वर्जन आ गया है, ठीक है, वर्जन हमने डिप्लॉय करना है या हमने कोई पुराने जो वर्जन था उसमें कोई एरर्स थे, हमने उन एरर्स को फिक्स करना है, सो ये चीजें मेंटेनेबिलिटी के अंडर आ जाएंगी. पोर्टेबिलिटी मींस वी हैव टू चेंज वन प्लेटफॉर्म टू, बेसिकली हमने अपना सॉफ्टवेयर, लेट से मैंने अपना सॉफ्टवेयर विंडोज 10 के लिए डिप्लॉय किया था. ठीक है. विंडोज 10 के लिए किया था, तो मैं चेक करती हूँ कि क्या ये किसी और प्लेटफॉर्म पे चलेगा. फॉर एग्जांपल क्या ये एंड्रॉइड पे चलेगा. जो ऐप मैंने बनाई थी वो विंडोज 10 पे तो चल रही थी, क्या वो एंड्रॉइड पे भी चल रही है. इट मींस ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है. ठीक है. तो ये बेसिकली पोर्टेबिलिटी में आता है कि हम किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अपने सॉफ्टवेयर को लेके जाते हैं तो उसको नॉर्मल ऑपरेट करना चाहिए इफ द सिस्टम इज पोर्टेबल. ठीक हो गया. नेक्स्ट इज द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स. अब ये जो मॉडल जब हमने पहले प्रपोज हुआ था मॉडल्स, तो ये फर्ब्स मॉडल कहलाता था. ठीक है. फिर जब इसको प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके गए तो हमें पता चला नहीं, इसके अलावा भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं जो जरूरी होते हैं फॉर बीइंग अ मॉडल, पार्ट ऑफ बीइंग अ मॉडल. ठीक है. इसमें ये कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स हैं, इनको भी हम अपने माइंड में रख सकते हैं और रखेंगे तो फिर हमारा काम होगा. अब वो कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं? जैसे एडिशनल रिक्वायरमेंट्स में है इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? एनी requirement around, or you can say any constraint related to language, tool यूज. बेसिकली इससे रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स में आ जाते हैं. एक चीज का ख्याल रखना है कि ये जो फर्ब्स मॉडल था, फर्ब्स मॉडल के अंदर जो यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड सपोर्टेबिलिटी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर बेसिकली क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स. दीज आर कॉल्ड क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स. ठीक है. ये क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स कहलाते हैं. जितने भी फर्ब्स के अंदर एट्रीब्यूट्स हैं वो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं. और जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स यहाँ लिखी हुई है, ये जिसमें इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं,
इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑपरेशंस रिक्वायरमेंट्स हैं, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. दीज आर कॉल्ड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, और वी कैन से दीज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, और इनको हम कंस्ट्रेंट्स भी कह सकते हैं और हम इनको सूडो रिक्वायरमेंट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, दीज आर नॉट रिक्वायरमेंट्स बट दीज आर सूडो रिक्वायरमेंट्स. तो ये सूडो रिक्वायरमेंट्स भी कहलाते हैं और कंस्ट्रेंट्स भी कहलाते हैं. ठीक है, आपको देखते हैं इनमें होता क्या है. इम्प्लीमेंटेशन में तो हमने देख लिया, इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट का मतलब है एनी कंस्ट्रेंट और एनी सूडो रिक्वायरमेंट दैट इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज और टूल की. मैं आपसे कहती हूँ आपने जो भी काम करना है वो विजुअल स्टूडियो में ही करना है. इट मीन्स अब आप रिस्ट्रिक्ट हो गए, यू डोंट हैव प्रिविलेज. अब आप रिस्ट्रिक्ट हो गए कि आपने जो भी काम करना है वो विजुअल स्टूडियो में ही होगा. इट मीन्स कि ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड कंस्ट्रेंट होगा. इंटरफेस रिक्वायरमेंट, इंटरफेस रिक्वायरमेंट में क्या आता है. इंटरफेस रिक्वायरमेंट बेसिकली मीन्स कि मैं कहती हूँ अगर कोई एक्सटर्नल सिस्टम है, you can say it is the constraint imposed by the external system if my system is, if our system is to be targeted with the, to be interfaced or linked with the other system. ठीक है, अगर मेरा सिस्टम, जो भी सिस्टम आप बना रहे हैं उसके साथ कोई और लेगेसी सिस्टम विद अदर सिस्टम का मतलब है मोस्ट प्रोबेबली ये कोई लेगेसी सिस्टम होगा. ठीक है, कोई सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है और लेगेसी सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया, या आउटडेटेड या प्रीवियस सिस्टम को कहते हैं लेगेसी सिस्टम. ठीक है, अब ये लेगेसी सिस्टम मेरा ऑलरेडी डेवलप हुआ था, पुराना सिस्टम. अब इस सिस्टम का इंटरफेस बेसिकली मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, इसमें कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई हुई थी, पुराना सिस्टम बना हुआ था, मैंने नई फंक्शनैलिटी को इम्बेड करनी है. तो इट मीन्स पुराने सिस्टम को भी मैंने कुछ ना कुछ यूज करना है. अब इसकी अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट या कोई फीचर था जो मेरे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कि ये जो अपना सिस्टम मैं बनाऊंगी तो मुझे अपने सिस्टम के इंटरफेस को इस पुराने सिस्टम के इंटरफेस को देखते हुए डिजाइन करना है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट बेसिकली इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स. फिर ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स है. व्हाट इज ऑपरेशन रिक्वायरमेंट? ऑपरेशन रिक्वायरमेंट बेसिकली मींस एनी कंस्ट्रेंट्स रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन ऑफ द सिस्टम. जैसे मैं कहती हूँ कि आपका जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स भी आ जाता है कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी, पुट टू ऑपरेशन जब होगा तो उस वक्त क्या क्या चीजें रिक्वायर होंगी, ये सारी बेसिकली आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं. ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज द पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स. ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स में, ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स बेसिकली मींस कि हम जब अपने सिस्टम को ऑपरेशनल लेके जाएंगे, यानी हम जब उसको इंस्टॉल करेंगे तो उस वक्त उसकी क्या क्या चीजें उसमें चाहिए होंगी, कितनी यू कैन से कितनी मेमोरी चाहिए होगी, कितनी रिक्वायरमेंट्स और चाहिए होंगी, वो बेसिकली ऑपरेशनल सेटिंग में जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसमें आती है, यानी कि ऑपरेशन रिक्वायरमेंट्स में आती है. नेक्स्ट वन इज पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स. पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स में हम ये कह सकते हैं कि जब हम अपने सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रहे होंगे और उसको टू बी इंस्टॉल्ड होगा, ठीक है, तो उस वक्त क्या क्या चीजें उसके अंदर होंगी. फॉर एग्जाम्पल आप देखें कि अगर हम कोई कुछ टूल्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर इक्लिप्स है, ठीक है, आप इक्लिप्स इंस्टॉल करते तो दे रिक्वायर कि आपने पहले से अपने सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल किया हो. ठीक है, अगर जेडीके इंस्टॉल हुआ है तो आपका इक्लिप्स इंस्टॉल होगा या नेटबीन्स होगा, वरना नहीं होगा. सो बेसिकली ये आपकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होती है. इसी तरह से समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई एक सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं और उसके साथ ऑटोमेटिकली कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, हमारे सिस्टम में कोई यूटिलिटी या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है. सो बेसिकली ये आपकी पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपके सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर साथ में किसी और पे डिपेंडेंसी तो नहीं है कि कोई और सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड होगा फिर आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा, ठीक है, कोई और इंस्टॉल होगा फिर आप डाउनलोड करेंगे. सो ये बेसिकली पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स में आता है. लीगल रिक्वायरमेंट्स. लीगल रिक्वायरमेंट्स एज यू नो कि ये लाइसेंसिंग रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है. लाइसेंसिंग रिलेटेड चीजें, जैसे अगर लेट्स से कि आपने कोई ऐप लॉन्च करनी है विच इज रिलेटेड टू, वी कैन सपोज के विच इज रिलेटेड विद टेलीकम्युनिकेशंस. ठीक है, जैसे आपने स्मार्ट टीवी की कोई ऐप डिप्लॉय करनी है तो इट मीन्स यू हैव टू टेक
लाइसेंस फर्स्ट और परमिशन फर्स्ट फ्रॉम पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो इट मीन्स कि जब भी कुछ इस तरह का काम होगा तो आपको पहले से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो ये बेसिकली आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स में आती है, ठीक है। लाइसेंसिंग रिलेटेड परमिशंस लेनी है, ये सब चीजें लाइसेंसिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स में आती हैं। अब एक केस स्टडी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस केस स्टडी में से हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और इनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले केस स्टडी में सैट वॉच इज अ रिस्ट वॉच। बेसिकली ये एक सैट वॉच पे केस स्टडी है बुक की, और ये केस स्टडी ये बताती है कि एक वॉच है जो बेसिकली उस पर कोई कंट्रोल हमने ऐड नहीं किया हुआ, बल्कि वो क्या करी है, वो आप जीपीएस सैटेलाइट से या जीपीएस सैटेलाइट से, जीपीएस पोजीशनिंग सिस्टम से आपकी करंट लोकेशन को गेट करेगी, ठीक है। और उस करंट लोकेशन की बेस पे वो टाइम देगी। हमें पता है कि टाइम डिफरेंट जोन्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त डिफरेंट टाइम होगा, सऊदी अरब में डिफरेंट टाइम होगा। इट मीन्स कि हम बेसिकली जोन्स के हिसाब से टाइम को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये वॉच यही करेगी कि मुझे यहाँ पर जो टाइम मेरा होगा वो बताएगी, ठीक है। अगर लेट्स से मैं किसी और कंट्री में चली जाती हूँ तो वहां से उसका टाइम जोन खुद ब खुद गेट करके टाइम को चेंज कर देगी, ठीक है। सो इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। सैट वॉच इज अ रिस्ट वॉच दैट डिस्प्लेज द टाइम बेस्ड ऑन इट्स करंट लोकेशन। वॉच है, टाइम तो देगी, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये बेसिकली सैटेलाइट्स, इसलिए इसको सैट वॉच कह रहे हैं क्योंकि जीपीएस सैटेलाइट्स के थ्रू लोकेशन को पहले डिटेक्ट करती है और फिर उस लोकेशन के हिसाब से टाइम को अपडेट कर देती है। सो सैट वॉच यूजेस जीपीएस सैटेलाइट्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम टू डिटरमिन इट्स लोकेशन एंड इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर्स टू कन्वर्ट दिस लोकेशन इनटू अ टाइम जोन, ठीक है। सो बेसिकली उसके अपने डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बेस पे वो लोकेशन से टाइम को कन्वर्ट कर देती है। The information stored in sat watch and its accuracy measuring time is such that the watch owner never needs to reset the time। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी दूसरी कंट्री में जाती हूँ तो मैं मैन्युअली उसको रीसेट करूँ। Sat watch adjusts the time and date displayed as the watch owner crosses time zones and political boundaries. For this reason, sat watch has no buttons or controls available to the user. As the sat watch has no buttons, no software faults requiring the resetting of the watch should occur, ठीक है। तो इसलिए हमें कोई बटन्स नहीं है, कोई बटन्स रिक्वायर नहीं है जो रीसेट करेगा या मैं कहूँ कि रिकैलकुलेट करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं किसी और लोकेशन पे मूव करूंगी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ये काम, और सैट वॉच बेसिकली खुद ब खुद टाइम को अपडेट कर देगी। Sat watch determines its location using GPS satellites and as such suffers from the same limitations as all other GPS devices। हमें पता है कि बाकी सब GPS devices में भी ये इशू होता है कि जब हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या समटाइम्स एक्यूरेसी का इशू होता है कि वो इतनी जल्दी उसको गेट नहीं कर सकता या इतना एक्यूरेट गेट नहीं कर सकता, या अगर हम कोई माउंटेनस टाइप के रीजन्स पे चले जाते हैं जहाँ पे जीपीएस इतना अच्छा काम नहीं करता, वहां पर हमारा वो एप्लीकेशन फेल हो जाती है, ठीक है। यही वाला प्रॉब्लम इस सैट वॉच के साथ भी है। इनएबिलिटी टू डिटरमिन लोकेशन एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे इन माउंटेनस रीजन्स, ठीक है। अच्छा, अब ब्लैकआउट पीरियड में क्या होगा? ड्यूरिंग ब्लैकआउट पीरियड सैट वॉच एज्यूम्स दैट इट डज नॉट क्रॉस अ टाइम जोन और अ पॉलिटिकल बाउंड्री। मींस वो वही टाइम देती रहेगी जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे है। नई लोकेशन पे अगर हम चले गए हैं तो वो टाइम नोट नहीं करेगी। Sat watch corrects its time zone as soon as a blackout period ends. Sat watch should display the current time zone within 5 minutes of the end of a GPS blackout period। इसका मतलब है जैसे ही GPS का blackout period खत्म होगा 5 मिनट के अंदर अंदर ये अपना टाइम कैलकुलेट करके ठीक से कर देगी, ठीक है। सो इसका अब आपका टास्क ये कि आपने इसमें से फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। एक दो फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैं बता देती हूँ, ठीक है। बाकी आपने क्लास में इसको खुद से फाइंड आउट करना है। जैसे सैट वॉच इज अ रिस्पॉन्स दैट डिस्प्लेज द टाइम बेस्ड ऑन करंट लोकेशन, ठीक है। तो आप इसमें रिक्वायरमेंट लिख सकते हैं कि डिस्प्लेज द टाइम बेस्ड ऑन इट्स करंट लोकेशन, दिस इज आर फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिस्प्लेज द टाइम बेस्ड ऑन द करंट लोकेशन, लेट मी हाईलाइट इट, ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी।
सो दिस इज अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद adjust the time and date displays as the watch owner crosses time zone and political boundaries, so this is also functional requirement, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, सो सेट वॉच हैज नो बटन, सो नो सॉफ्टवेयर फॉल्ट्स रिक्वायरिंग द रीसेटिंग ऑफ द वॉच, इट मींस दिस इज रिलायबल, ठीक है। सो इसकी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट रिलायबिलिटी हो जाएगी। दूसरा, लास्ट लाइन पे देखें, सेट वॉच शुड डिस्प्ले द करेक्ट टाइम zone within 5 minutes of the end of a GPS blackout period. It means within 5 minutes means performance, ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। सो ये इसके अंदर कुछ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी इंशाल्लाह हमारी जब क्लास एक्टिविटी होगी उसमें आपने मुझे इसमें से फेच करके फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बतानी होगी। नेक्स्ट इज वैलिडेशन। Complete if all possible scenarios to the system are described, including exceptional behavior. कंसिस्टेंट उस वक्त होती है रिक्वायरमेंट अगर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, ठीक है, यानी एक रिक्वायरमेंट अगर कुछ लिखी हुई है तो दूसरी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट उसको अपोज ना कर रही हो। अनएम्बिगुअस इफ एग्जैक्टली वन सिस्टम इज डिफाइंड। अगेन आपको पता है डिफरेंट बातों को करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो एक बात अगर एक रिक्वायरमेंट लिखी है तो जितने भी लोग हैं उसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग अगर करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट अनएम्बिगुअस है। Correct if it represents accurately the system that the client needs and that the developers intend to build. अगर exactly उसी को identify कर रही है, reflect कर रही है, तो इसका मतलब है कि system हमारा correct होगा। realism, verifiability and traceability, ठीक है। So what about realism? Realistic system can be implemented within constraints, ठीक है। अगर रियलिस्टिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर ने हमसे रिक्वायरमेंट्स हमें दे दिए और हमें ये पता नहीं है कि वो काम इसमें हो सकता है नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई बड़े मॉड्यूल्स की बात करूं या बड़े सिस्टम्स की बात करूं और रिक्वायरमेंट इंजीनियर रिक्वायरमेंट ले लेते हैं, कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट दे देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो काम हमारे इस टाइम ड्यूरेशन में हो भी सकता है यानी मीन्स कस्टमर ने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है और मुझे साथ में बता दिया कि आपने ये काम मेरा लेट से मुझे आपने 1 मंथ में करके देना है, ठीक है। अब नाउ जब डेवलपर्स इस पे काम करना शुरू करेंगे तो वो रियलाइज करेंगे कि नहीं तो रियलिस्टिक है ही नहीं रिक्वायरमेंट्स, इतना काम तो हो ही नहीं सकता इतने टाइम में, सो इट मीन्स कि वो रियलिस्टिक नहीं होंगी। वेरीफाइबल, once the system is built, repeatable test can be designed to check that the system fulfills specification, ठीक है, फुलफिल कर रहा है स्पेसिफिकेशन को या नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो इट मीन्स के सिस्टम हमारा वेरीफाइबल होगा। अच्छा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ वेरीफाइबल की रिक्वायरमेंट्स की मैंने एग्जाम्पल्स डाली हैं, जैसे MTTF ऑफ 100 years ऑफ अ सैट वॉच वुड बी डिफिकल्ट टू वेरीफाई, ठीक है। अगर एक टाइम टू फेलियर लिखा हुआ है 100 years, ठीक है, तो मैंने टाइम टू फेलियर अगर मैंने कैलकुलेट करना है 100 years तक, फिर टाइम टू फेलियर कैलकुलेट करना है 100 years तक, इट मीन्स कि एक साल, एक 100 years तक उसको बार बार कैलकुलेट करना, फिर उसको डिप्लॉय कब करेंगे, तो दैट इज एन अनरियलिस्टिक रिक्वायरमेंट। The product shall have a good user interface. Now what is good? Good की डेफिनेशन कुछ लोगों की नज़र में डिफरेंट होगी, बाकियों की नज़र में गुड की डेफिनेशन डिफरेंट होगी। सो गुड यूजर इंटरफेस, दिस इज अ डिफिकल्ट टू वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट, बेसिकली दिस इज नॉट वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट शेल बी एरर फ्री। अब एरर फ्री का क्या मतलब है? हो सकता है एरर फ्री का मतलब वो माइनर एरर्स होने चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं एरर फ्री का मतलब है 0 एरर हो, सो इट्स ऑल्सो not verifiable. इसी तरह से the product shall respond to the user within 1 second for most of the cases. अब यहाँ पर 1 second के अंदर अंदर उसने रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन for most cases लिखा हुआ है। Now what is meant by most cases? कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है। most किसकी बात हो रही है, कितने केसेस हैं, क्या 100 में से 80 केसेस की बात हो रही है, 95 केसेस की बात हो रही है, तो हम इसको पहले से बता नहीं सकते। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ये परफॉर्मेंस के अंदर आ जाएगा, लेकिन नॉट वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट्स होंगी क्योंकि मोस्ट केसेस को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रीनफील्ड इंजीनियरिंग से स्टार्ट करेंगे और अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज।